हेलो एवरीवन। वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जेआरएफ ऑल इंडिया रैंकर्स फोल्डर की ये सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे जेआरएफ फोल्डर ऑल इंडिया रैंकर्स के साथ मुलाकात करवा चुका हूं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं निशा के साथ, जिन्होंने कॉमर्स में अपना ऑल इंडिया रैंक 35 है वो अचीव किया है। तो हम इनकी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपना एग्जाम है वो क्रैक किया। और डेफिनेटली आपको भी इनकी इस इंस्पायरिंग जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो निशा, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। ओके। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ गुड ऑल इवनिंग। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो आपको थैंक यू। ये सब आपकी वजह से ही इतनी अच्छी रैंक आ पाई है, आपकी क्लासेस की वजह से, जो आपने इतनी अच्छी अच्छी मैराथन्स ली है, यूट्यूब सेशन, स्पेशल क्लासेस, और आपका जो प्लस कोर्स है वो तो बेस्ट है सर। उसकी वजह से ही ये सब इतना अच्छा हुआ है। जी। तो रिजल्ट आया, जैसे ही आपने रिजल्ट जब चेक किया तो वो एक्साइटमेंट लेवल कैसा था जब आपने देखा कि हाँ, क्लियर हो गया और वो भी इतने अच्छे रैंक के साथ हुआ है? सर बेसिकली भाई प्रॉब्लम नेटवर्क इशू। आधे घंटे तक तो सर वो रिजल्ट ही नहीं ओपन हो रहा था। सडनली रिजल्ट ओपन हुआ तो उसमें सर लिखा हुआ था क्वालिफाइड जेआरएफ। तो सर बहुत अच्छा लगा देख के। 2 मिनट तक सर उस रिजल्ट को देखते ही रहे। चलो, अच्छी बात है। मतलब वो एक्साइटमेंट तो होती है क्योंकि जब हमने मेहनत की होती है और उसका हमें रिवॉर्ड मिलता है तो अच्छा लगता है। डेफिनेटली अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि हमने इतनी सारी उस चीज के लिए मेहनत की होती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि हमारी मेहनत है वो सफल ही हो जाती है। कभी कभी हमें असफल भी होना पड़ता है, लेकिन हमें रुकना नहीं है और उसको आगे बढ़ाते रहना है। तो निशा, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में और अपने इस एग्जाम के अटेम्प्ट्स के बारे में कुछ अपने बारे में बताइए। सर माय नेम इज निशा। आई एम फ्रॉम नारनौल डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़, हरियाणा। मैंने अपनी मास्टर्स से है नारनौल गवर्नमेंट कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने मास्टर्स के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ उस देखने के लिए कि कैसा पैटर्न आता है। फिर उसके बाद मेरे को धीरे धीरे आपकी क्लासेस के बारे में पता चला, मैंने यूट्यूब पे आपकी क्लासेस देखी। फिर मैंने आपको अन अकेडमी पे ज्वाइन किया। उसके बाद से मैंने नवंबर से लेके मई तक आपको ज्वाइन किया। उसके बाद आपकी स्पेशल क्लासेस प्लस यूट्यूब सेशंस मैं कॉन्टिन्यूसली देखती रहती थी। आपके प्रॉपर नोट्स मैंने बनाए, क्योंकि नोट्स के बिना तो सर ये जर्नी पॉसिबल ही नहीं थी। नोट्स तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे पास नोट्स ही होते हैं जिनको हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं। और सर देन पीवाईक्यू। तो सर पीवाईक्यू तो सर इतना इम्पोर्टेंट है। अब इस जर्नी में भी 3-4 बार हमारे एग्जाम शिफ्ट शिफ्ट हुए, तो मैंने बार बार 3-4 बार कॉमर्स के पीवाईक्यू लगाए। लास्ट जो आपने अलग अलग पीडीएफ सेंड की हुई थी, वो सच में सर बहुत ज्यादा हेल्प की हमें। एक जगह सारा मटेरियल हमें मिल गया था सर। ओके। अगर कोई भी। तो इस चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वन बाय वन इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था कि टीचिंग में जाना है, जेआरएफ करना है, या फिर कहाँ से ये इंटरेस्ट है वो आपका बना? सो बेसिकली मेरे को सच में नेट जेआरएफ का ऐसा नहीं पता था। एक बार मैं बीकॉम में थी, तब मैंने कोई प्रेजेंटेशन दी थी क्लास में। तो उसके बाद मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा पढ़ा सकती हूँ। तो मेरे टीचर्स ने मेरे को गाइड किया कि आप नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करो। तो उसके बाद तो माइंड सेट था कि हाँ यही करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने आपकी क्लासेस देखी यूट्यूब पे, फिर मैंने आपको ज्वाइन किया। ओके। तो पेपर वन और पेपर टू, अगर मैं आपको पहले एक सिंपल लाइन में पूछूं कि आपके लिए कौन सा चैलेंजिंग था, आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन से पेपर को, पेपर वन को या पेपर टू को थोड़ी डिफिकल्टी हुई आपको लगा, दोनों को अगर मैं कंपैरेटिवली पूछूं? सर डिफिकल्टी पेपर वन में ज्यादा है, क्योंकि वो कभी ऐसे सब्जेक्ट से जो कभी पढ़े नहीं हुए थे। कॉमर्स बैकग्राउंड तो हमेशा से रहा है, तो वो सब्जेक्ट्स में मेरे को इतनी डिफिकल्टी नहीं आई। एक दो सब्जेक्ट्स में था, बट वो फिर क्लासेस से कवर हो गया था सर। ओके। तो पेपर वन में आपको थोड़ी डिफिकल्टी आई क्योंकि वो हमारे कॉमन नहीं होते हैं, हमने उसमें से कुछ ही चीजें हैं वो पहले पढ़ी हुई होती हैं और बाकी चीजें हमने यस। नहीं पढ़ी होती। तो पेपर वन को आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, स्टार्टिंग से बताइए आप अपनी यूनिट
आपको अलग अलग यूनिट्स को आपने किस तरीके से अप्रोच किया? सर स्टार्टिंग से जब आपकी क्लासेस चलती थी, प्रॉपर नोट्स बनाए, उसके बाद सिलेबस, पहले सिलेबस पूरा किया, फिर उसको टाइम टू टाइम एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया मैंने। फिर उसके मैंने 35 शिफ्ट के जो भी आपने पीवाईक्यू दे रखे थे उसको एक एक बार सॉल्व किया। लास्ट में मेरे को 2 यूनिट्स में ज्यादा प्रॉब्लम आई, एक तो हायर एजुकेशन में और एक पीपल एंड एनवायरनमेंट में। उसको बेसिकली मैंने लास्ट में किया था सर। ओके। और सर टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब बहुत इजी लगने लग गया था मेरे को। जैसे कुछ यूनिट्स हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स रहते हैं, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है या जब मैथ है, उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो आपने उस यूनिट को किस तरीके से टैकल किया? सर डीआई आप बताते थे कि डेली एक डीआई सॉल्व करो, वही मैंने स्ट्रेटेजी अप्लाई की। डेली एक डीआई 1 महीने तक कंटिन्यू मैंने की थी। मैथ्स की क्लासेस सर आपकी इतनी इजी लगती थी, आपकी परसेंटेज रेशियो, सर उसके बाद तो कोई और अदर ऑप्शन थे ही नहीं, वो क्लासेस से ही मेरे कवर हो गया था। इतना अच्छा आपने करवाई थी मैराथन्स वगैरह में भी। ओके, तो मतलब ओवरऑल क्लासेस को सिस्टमेटिक वे में आपने फॉलो किया। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो भटकते रहते हैं, लाइक यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ लेना। आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं यार, हमें यहाँ से यहाँ से भी पढ़ लेना चाहिए, वहां से भी पढ़ लेना चाहिए? सर कभी नहीं लगा, इतना मटेरियल आपका सफिशिएंट था, कहीं और देखने की सर जरूरत भी नहीं पड़ी ना। मेरे को पता था कि और कोई भी अदर सोर्स है। सर आपकी क्लासेस मेरे को बेस्ट लगती थी और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। ओके, तो मतलब आप एक ही जगह पे स्टिक रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रस्ट बिल्ड हो। आप अगर ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली उस चीज का आपको रिवॉर्ड है वो मिलता है। तो पेपर वन से रिलेटेड आपने अपनी जो वीकनेस है उसको इस तरीके से हैंडल कर लिया। अब जब हम पेपर टू की बात करते हैं, क्योंकि देखो एक तो बहुत वाइड है, 10 सब्जेक्ट्स हैं, और हर इस सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करना इट इज नॉट इजी फॉर अस। मतलब अगर हम बोलें कि अगर इवन के हम बीइंग अ टीचर, मैं भी ये नहीं बोलूंगा कि मेरी हर यूनिट पे कमांड है, कुछ कुछ चीजें हमारी भी वीक होती हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट, आप एस्पिरेंट जब आप पढ़ रहे थे, तो आपको कहाँ क्या लगता था कि कौन सा सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या पेपर टू के लिए आपने स्पेसिफिकली किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को फ्रेम किया? सर जैसे मैंने पेपर वन के लिए स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, वैसे ही पेपर टू के लिए पहले आपकी क्लासेस देखी कंप्लीट, फिर उसके नोट्स प्रिपेयर किए साथ के साथ। जब आपकी क्लासेस कंप्लीट होने होने के बाद एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया, फिर उसके पीवाईक्यू लगाए 2018 से लेके 2021 तक जो आपने शेयर किए हुए थे। फिर उसके बाद सर जो उसमें न्यू मटेरियल मिलता था उसको एक अलग से पेजेस पे लिखे। वो अप्रोक्स 40-50 पेजेस का एक नोट्स बन गया था सर अलग से, जो सिर्फ पीवाईक्यू मटेरियल था। उसी को बार बार रिवाइज किया मैंने एग्जाम तक। मेरे को लीगल एस्पेक्ट्स में थोड़ी दिक्कत आई थी, फिर मैंने उसको थोड़ा साइड रखा और एग्जाम के 4-5 दिन ही उसको पढ़ा था सर, ज्यादा ओके। उसको नहीं पढ़ा मैंने। मतलब कहीं ना कहीं जैसे ये भी आप बोल नहीं सकते कि जैसे किसी भी टीचर ने, चाहे मैंने पढ़ाया या किसी ने भी पढ़ाया, उसके अलावा भी आपको काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर जितना आपने पढ़ा दिया बस बहुत है, इतना ही है। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि इतने सारे एक्स्ट्रा नोट्स भी आपके बन गए थे, तो वो जो सेल्फ एफर्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस सर। सर एक्स्ट्रा नोट्स तो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लास्ट में उन्हीं को ही बार बार रिवाइज करता है। और एग्जाम में मैंने देखा पीवाईक्यू से कम 10-15 क्वेश्चंस रिपीटेड थे सर, कॉमर्स जी। में। तो पीवाईक्यू में सर भी। जी जी, यस सर। बोलिए। सर उसके बाद को बहुत हेल्प मिली पीवाईक्यू से, तो सर बेस क्लियर हो गया था अच्छे से। ओके, तो पीवाईक्यू, जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में भी मैंने अक्षता से बात की थी, उनका भी ऑल इंडिया रैंक 45 आया था, वो भी इस चीज के बारे में बता रहे थे कि जो पीवाईक्यू है उसकी एक इंपॉर्टेंस है। वहां पर भी हमने इस चीज के बारे में बात की। देखिए, पीवाईक्यू लगाने जरूरी हैं, हम आपको प्रोवाइड भी करते हैं, चाहे फिर वो तो हम हर प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करते हैं, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो। लेकिन पीवाईक्यू को लगाने की एक अप्रोच हर किसी की अलग अलग रहती है। कोई यूनिट वाइज लगाता है, कोई पूरा पेपर वाइज लगा लेता है, कोई हर रोज 15-15 क्वेश्चन लगाता है। तो आपने पीवाईक्यू को किस तरीके से सॉल्व किया? सर मैंने 2 या 3 डेज लेके एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया स्टार्टिंग में, और एक दिन कंप्लीट डे मैंने एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू करे, फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया। सर ऐसे मैंने पूरे सब्जेक्ट्स के सारे पीवाईक्यू लगाए, और तीन ओके, तीन बार लगाए हैं सर कॉमर्स के तो। मतलब इतने अच्छे से लगा लिए कि सारी चीजें आपको याद होगी, आपको लगा कि अब तो ये इसमें से जो कुछ आएगा वो तो मैं बना लूंगी, राइट? यस सर, यस देखिए, सर। जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लाइक जब हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता तो हम
पूरा पूरा लिखते हैं। आपको भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा या आपको स्टार्टिंग में समझ आ गई थी कि नोट्स कैसे बनाने हैं? सर नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि सर मैं अपनी स्टार्टिंग में ही नोट्स मेकिंग की क्लास ली थी। उससे ही क्लियर था कि सर ऐसे नोट्स बनाने हैं। ओके। तो आप किस तरीके से नोट्स बनाते थे? जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो क्लास के दौरान ही बनाते हैं, कुछ क्लास के बाद बनाते हैं, कुछ बहुत कम बनाते हैं और कुछ बनाते ही नहीं है। तो आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट में से हो? सर मेरे 80% तक तो मैं क्लासेस में ही बना लेती थी। अगर मेरे को कुछ रह जाता था तो मैं दोबारा क्लासेस देख के बना लेती, बनाती 100% ही थी सर। मैंने ऐसा कुछ भी लीव नहीं किया अपने नोट्स में जो इम्पोर्टेंट हो, मैंने सब कुछ लिखा था। तो मतलब अ- बड़े और छोटे को एक मिक्सचर सा हो गया कि हाँ, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं वो सारी चीजों को मेंशन किया ताकि उनको रिवाइज अच्छे तरीके से किया जा सके। यस सर। ओके। जब नोट्स बन लिए, पीवाईक्यू भी आपने सॉल्व कर लिए, अब क्योंकि एग्जाम इतने डिले हो रहा है, मतलब मई से लेके फिर जून में, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में, सितंबर में, मतलब अक्टूबर तक है वो, दिसंबर तक है वो, चले जाते हैं, मतलब बहुत एक्सटेंड होते रहते हैं एग्जाम। तो इस टाइम में हम एक ही चीज को इतनी बार पढ़ लेते हैं कि बोर हो जाते हैं। यस और नो? यार ये टीचिंग यस के सर। लेवल्स पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, मतलब एक एकदम से बोरियत सी महसूस होने लगती है। तो उस चीज को कैसे हैंडल किया? क्योंकि देखो, रिवीजन तो करनी पड़ेगी लेकिन बोर भी हो रहे हैं, तो दोनों का एक जो इक्विलिब्रियम है वो आप किस तरीके से बनाए? ये सर पेपर वन के लिए तो कभी बोर नहीं हुआ, उसको तो कितनी बार भी रिवाइज कर लो। पेपर टू के लिए सच में इरिटेट हो गए थे 3 3 बार रिवाइज करके, फिर भी सर मोरल भी डाउन हुआ। जब एग्जाम 3 4 बार हमारा शिफ्ट हुआ, एक बार शिफ्ट हुआ तब तो चलो सर ठीक था, फिर उसके बाद सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट में 29 सितंबर को एग्जाम शिफ्ट होने से सर मोरल बहुत डाउन हुआ। बट फिर सोचे सर लास्ट अटेम्प्ट पे देना ही है, इसमें तो क्रैक करना ही है सर। वो और सर आपकी मोटिवेशन क्लासेस आती रहती थी, उसको देखते रहते थे सर, उससे बहुत हेल्प मिली। तो कुल मिला के, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको, मतलब मैं आपको दो कैटेगरीज बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको सेल्फ मोटिवेशन से ही काम चल जाता है, मतलब उनको अंदर से आवाज आती रहती है, जैसे वो कुछ प्रोकास्टिनेशन करते हैं या वो चीजों को डिले करते हैं, तो उनके अंदर से आवाज आती है कि नहीं भैया तू गलत कर रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बाहर से धक्का लगाना पड़ता है, टीचर्स की डांट होती है, टीचर्स के सेशन होते हैं, घर वालों को बोलना पड़ता है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? सर इंटरनल मोटिवेशन था, साथ में आपका मोटिवेशन, दोनों ही बेटर थे सर। सर आपकी मोटिवेशन से तो सर अच्छा लगता था पढ़ना है। सर जो आप बोलते थे कि एक बार जेआरएफ कर लो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी, सर वो मोटिवेशन देता था कि हाँ एक बार तो एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि अ, चाहे मोटिवेशन एक मिथ है, हम भी इस चीज के साथ एग्री करते हैं कि मोटिवेशन जैसे नाम की कोई चीज होती नहीं है, इट इज जस्ट अ मिथ। लेकिन स्टिल, अगर हम जैसे प्लेकेबो काम करता है उसी तरीके से मोटिवेशन भी एक तरीके से काम करता है, और हमने इसका रिजल्ट है वो देखा है, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 35 हो, 45 हो, इतने सारे बच्चे हैं वो हर बार इस चीज को हमेशा बोलते हैं कि ये जो, चाहे वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है या कुछ भी है, कुछ काइंड वर्ड्स हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना है, आगे हमें मतलब रुकना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें सारी चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करते रहना और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। अब कंसिस्टेंसी की एक प्रॉब्लम है सबसे, कि हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते। उसका रीजन है कि हम डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं। जैसे मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो यही है जो आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, कि आप फोन से ही पढ़ रहे हो लेकिन फोन पे बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी चीजें हैं वो आती हैं जो एक डिस्ट्रैक्शन का रीजन बनता है। तो आपको क्या लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शंस आपको भी परेशान करती थी, या आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत सेल्फ सेंट्रिक थी, मैं, मेरे को तो कभी किसी चीज ने डिस्टर्ब नहीं किया? और अगर किया तो फिर उसको किस तरीके से हैंडल किया? क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। सर ऐसा नहीं है डिस्ट्रैक्ट करती थी, बट जब पढ़ना होता था उस टाइम सिर्फ स्टडी थी सर। अदर सोशल मीडिया के लिए भी अलग से टाइम देती थी सर, ऐसी बात नहीं है। बट जिस टाइम हम क्लासेस लेती थी तो प्रॉपर उस क्लासेस को देखना होता था, नोट्स बनाना होता था। ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक वो अंदर से आवाज आती रहती है, वो मिशन, जो एम जिसको हम लेके चलते हैं, वो बोलता रहता है कि भाई रुकना नहीं है, अभी बहुत आगे तक हमें जाना है, बहुत सारी चीजों को हमें करना है। अब इस पूरी जर्नी में जेआरएफ तो आपने अचीव किया ही किया, नो डाउट, आपने इतना अच्छा रैंक भी अचीव किया।
कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि इस पूरी जर्नी में आपने सीखी है, जो अब पूरी लाइफ आपके साथ रहेगी, जब जिस भी फील्ड में आप आगे जाने वाले हो। सर भाई कंसिस्टेंट रहना, जो भी काम आप कर रहे हो उसको और अच्छे से करना, ताकि उस काम को दोबारा ना देखना पड़े, अपने फुल डेडिकेशन से काम करना। जी बिल्कुल, मतलब जैसे हम क्लास में भी यही बात करते हैं कि या तो करो या ना करो, मतलब इन बिटवीन कुछ नहीं होता जिंदगी में, या तो जीरो होता है या फिर 100 होता है, या तो फिर करो ही ना। और अगर कर रहे हो तो फिर अपने पूरे एफर्ट्स डाल के, अपनी पूरी मेहनत डाल के उसको करें, राइट। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी इस पूरी जर्नी में, आपने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मैं एक्चुअली जितने भी स्टूडेंट्स की इंटरव्यू ले रहा हूँ, एक चीज मुझे सब में कॉमन आ रही है कि सबने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाई की, मतलब हर किसी की एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी। और मुझे इस बात को लेकर बहुत प्राउड होता है कि हम पहले दिन जो बातें बताते हैं ना, जिस दिन हम अपने सेशन को शुरू करते हैं या यूट्यूब पे, वही बच्चे उस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं जो पहले दिन की बातों को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, कि हम प्रॉपरली सिलेबस पूरा कर रहे हैं, एमसीक्यू लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और अपने आप को कंसिस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट है वो मिल रहा है। यस सर। तो लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज दीजिए, वो वाले बच्चे जो अभी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ था पहली बार में, तो दूसरी बार में आपका हुआ है। तो आपको उन्हें एक मैसेज देना है, कुछ भी जो आपको लगता है कि आप उनको दोगे तो वो आपकी बात को सुनेंगे। यस सर, यही मैसेज देना चाहूंगी कि डिमोटिवेट कभी नहीं होना। सर को अच्छे से क्लासेस, सर की क्लासेस अच्छे से प्रॉपर आप लीजिए, टाइम टू टाइम पे रिवीजन करिए। आपको लास्ट में लगेगा ही नहीं कि मेरा एग्जाम इतने नजदीक है। टाइम टू टाइम आप 6 मंथ्स अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद सर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही है कि अपनी लाइफ का 6 महीने अगर आप दे दोगे तो पूरी जिंदगी है वो आपकी ट्रैक पे आ जाएगी, जो कि आपको लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप जीआरएफ हो गया तो 35-40 के आसपास है वो आपका मंथली स्टिपेंड मिलता है, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहती है। वो जो डॉक्टर वाला टैग है, वो जो पीएचडी वाला टैग है, वो भी मिल जाएगा, और उसके बाद आपको एक अच्छे खासे पे स्केल पे 4 साल के बाद जॉब भी मिल जाएगी। तो मतलब सारी चीजें हैं वो हमारे फेवर में आ जाती हैं, लेकिन पहले हमें उस एफर्ट्स को अपने फेवर में लेके आना पड़ता है कि हम एफर्ट्स अच्छे तरीके से करते हैं। यस सर। चलिए, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा निशा आपसे बात करके, काफी सारे इंसाइटफुल चीजें आपने बताई हैं, जो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले बैच के बच्चों को, आने वाले स्टूडेंट्स को जो आगे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको काफी हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे साथ अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। तो सबसे ज्यादा थैंक यू आपका। चलो ठीक है। तो ये थे निशा, जिन्होंने अपना ऑल इंडिया रैंक 35 अचीव किया है कॉमर्स की सब्जेक्ट में। तो काफी सारी चीजें हैं जो नई हमने इनसे जानने की कोशिश की है। आई होप कि आपको इस इंटरव्यू में मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें आपको पता चली होंगी। अब ये जो इंटरव्यूज हैं लेने, इनको इंट्रोड्यूस करने का, स्टूडेंट्स के साथ बात करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप इनसे सीखिए, क्योंकि ये भी कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार में फोड़ दिया सबने। बहुत सारे होते हैं पहली बार में फोड़ देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो जो फर्स्ट सेकंड अभी दे चुके हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं, उनको एक डोज की तरह काम करते हैं कि नहीं अभी रुकना नहीं है, अभी हमें आगे बढ़ते रहना है। सो यही था हमारा आज का सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपर के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।